हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम जो मॉडल सेटअप आया है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्या कहता है? गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। तो हम डेबिट किसको करेंगे? देखिए, प्रोप्राइटर ऑनर जो है वो बिजनेस से अलग होता है। जो बिजनेस है और जिसका प्रोप्राइटर यानी ऑनर है वो बिजनेस से क्या होता है? अलग होता है, सेपरेट होता है। किस कंसेप्ट के हिसाब से? अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इसे कहते हैं। तो इसके हिसाब से ऑनर बिजनेस से अलग होता है। अब ऑनर अगर अपने बिजनेस से कुछ निकाल करके ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये इसे कहते हैं हम ड्राइंग्स। एक्चुअली में होता क्या है ये बात समझिए। देखिए, पहले हम ऑप्शन लिख देते हैं और करेक्ट ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं। उसके बाद हम आपको उसका कंसेप्ट समझाएंगे। ये है आपका प्रोप्राइटर अकाउंट, ये है आपका प्रोप्राइटर अकाउंट, बी है आपका कैपिटल अकाउंट, सी है आपका ड्राइंग्स अकाउंट, डी है आपका गुड्स अकाउंट। देखिए, ये आपका प्रोप्राइटर यानी बिजनेस का ऑनर, और ये बिजनेस से अलग होता है। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो ये आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है। ये बिजनेस का ऑनर बोलिए यानी इसका बिजनेस को प्रोप्राइटर बोलिए, ये बिजनेस का ऑनर है। अब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी निकालता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अब क्यों करते हैं ड्राइंग्स, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। बिजनेस यानी प्रोप्राइटर जब बिजनेस में कोई भी एसेट लेकर के आता है तो वो कैपिटल का हिस्सा बन जाता है। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। जैसे कुछ भी लेकर के आता है, कैश लेकर के आता है जनरली, तो कैश में क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट करते हैं। मान लो कि आपको बिजनेस में 1 लाख रुपए लेकर के आया, तो 1 लाख से बिजनेस में कैश बढ़ गया और इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल बढ़ गया बिजनेस का 1 लाख से। जनरल एंट्री हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इसके कंसेप्ट को भी फिलहाल रहने देते हैं कि कैसे डेबिट होता है कैसे क्रेडिट होता है वो नहीं बता रहे हैं। ये अभी लेकर आया, मान लो फर्नीचर लेकर आएगा तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मान लीजिए कि कोई सामान ही लेके आता है, वस्तु लेकर आता है, तो आपका स्टॉक अकाउंट या परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट करेंगे, है ना। कोई बिल्डिंग लेकर आता है तो बिल्डिंग अकाउंट पे डेबिट करेंगे यहाँ पे, और कैपिटल उसी हिसाब से आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे यहाँ पे फर्नीचर लेकर आया या प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया तो बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कैश डेबिट टू कैपिटल, सबको जोड़ करके कैपिटल में आपका यहाँ पे लिखते हैं। ये तो लेकर के आया। अगर जो है बिजनेस से निकाल लिया सामान, तब क्या करेंगे? मान लो कि इसमें से 10,000 रुपये निकाल लिया, ऑनर जो है 1 लाख लेकर के आया, बहुत अच्छी बात है, और 10,000 रुपया अपने पर्सनल यूज के लिए ऑनर निकाल लिया। ठीक है, तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। लेकर आए तो कैपिटल बढ़ेगा, जब आपका निकालेगा तो कैपिटल घटेगा। और आप जानते हो कि जब कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। कैसा लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी। और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और घटता है तो डेबिट करते हैं। लायबिलिटी के केस में, एसेट के केस में अगर हम बात करें, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, यही करते हैं ना। तो अभी लायबिलिटी के केस में बात करते हैं कि कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है बिजनेस का, और सारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या एंटिटी कंसेप्ट कहता है। तो यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ा बिजनेस के ऊपर, इसीलिए बिजनेस ने कैपिटल को क्रेडिट किया। अब अगर निकाल लेगा तो उतने से बिजनेस का लायबिलिटी कम हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितना से? 10,000 रुपीज। ये लिख दिया हमने। एक्चुअली वो जब ड्राइंग्स करता है, जब सामान निकाल करके, जब कैश निकाल करके अपने पर्सनल यूज के लिए ले आता है, तो ये एंट्री बनता है कैपिटल टू कैश, यानी हम किसे डेबिट करेंगे? कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या करता है यहाँ पर? क्वेश्चन कहता है कि दी गुड्स
अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, गुड्स लिखा है, ठीक है। तो गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस डेबिटेड टू, तो यहाँ पर आपका डेबिट करेंगे ड्राइंग्स को, ठीक है। यहाँ पर किसको डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। एक्चुअली में इस अब ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ तो आपको क्या देख सकते हैं, आपको लग रहा है कि ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, ऐसा ये एंट्री को देख करके नहीं लग रहा है। इसीलिए बस हम इस कैपिटल की जगह पे क्या कर देंगे, ड्राइंग्स लिख देंगे। एक्चुअली में इस ड्राइंग्स के पीछे क्या छिपा हुआ है, तो कैपिटल ही छिपा हुआ है। अपने पर्सनल यूज के लिए चाहे सामान ले जाए, चाहे कोई एसेट ले जाए, चाहे कैश ले जाए, आपका वो कैपिटल ही रिड्यूस होगा, यानी कि कैपिटल यहाँ पर होगा, यानी कि हम यहाँ पे कैपिटल की जगह पे सिर्फ क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स लिखेंगे। क्लियर है। अब बोला गुड्स ले गया है, ठीक है, गुड्स ले गया तो इसके क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा आपका परचेज अकाउंट, ठीक है, 10,000 है ना। क्रेडिट क्या होगा आपका, परचेज अकाउंट, इसको भी रहने देते हैं। तो क्या बनेगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एक्चुअली में ड्राइंग्स के पीछे क्या है याद रखना, कैपिटल है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर कैश ले गया तो कैश अकाउंट, मान लो ये भी 10,000, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया, 20,000 का। कोई एसेट निकाल लिया, मान लो फर्नीचर अपने पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होगा, मान लो ये भी 10,000, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए, है ना। परचेस को क्यों क्रेडिट करते हैं, क्योंकि परचेस जब आपने सामान खरीदा था तो परचेस को डेबिट करते हैं, जब सामान निकल गया तो उसी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आपस में परचेस परचेस कट जाएगा, इसीलिए हम परचेस को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करते हैं जनरल एंट्री में। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। तो डेबिट किसको करेंगे, गुड्स के केस में तो हम डेबिट करेंगे ड्राइंग्स को। कैश निकालेगा तो क्या डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स को। कोई एसेट निकाले तो क्या डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स को। लेकिन बोलेगा गुड्स निकाल दिया तो क्रेडिट किसे करेंगे, तो हम करेंगे परचेस को। कैश निकाल लिया तो क्रेडिट किसको करेंगे, तो कैश को। और अगर कोई एसेट निकाल लिया तो क्रेडिट किसको करेंगे, जो एसेट है उसको, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डेबिट पूछा था तो ड्राइंग्स हो जाएगा। अब बोला गया है मॉडल सेट, इसी टाइप का एक मॉडल क्वेश्चन बनेगा, तो डेबिट की जगह क्रेडिट भी तो पूछ सकता है। उस जगह पर अभी जो गुड्स था उस केस में डेबिट तो सब में, ड्राइंग से सब में डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट जो होगा वो कैश के केस में कैश क्रेडिट होगा, गुड्स के केस में परचेस क्रेडिट होगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। के बाद क्वेश्चन नंबर 8, कैश अकाउंट क्या है। कैश अकाउंट की अगर हम बात करें, ये कौन सा है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो कैश अकाउंट जो होता है उसको ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका रियल अकाउंट होता है। कैश अकाउंट हम बनाते हैं ना, जिसमें आपका कैश अकाउंट की बात करें या कैश बुक की बात करें, दोनों जो है आपका बताने की जरूरत नहीं है, बताया हुआ आपका कैश अकाउंट हो या आपका कैश बुक हो, दोनों आपका क्या है, रियल अकाउंट है। कैश क्या होता है, कोई भी एसेट वो किसके अंदर आता है, कोई भी एसेट आपका रियल अकाउंट के रूल, रियल अकाउंट के अंदर आता है। चाहे आपका बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, लैंड हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, कुछ भी हो आपका, ये सब कुछ आपका रियल अकाउंट के अंदर आता है। तो कैश अकाउंट में सिर्फ हम कैश को रिकॉर्ड करते हैं, और कैश हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। इसीलिए आपका कैश अकाउंट भी आपका रियल अकाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायल बैलेंस क्या है आपका। ट्रायल बैलेंस इज लिस्ट ऑफ बैलेंस। ये कहता है आपका पर्सनल अकाउंट, बी कहता है आपका रियल अकाउंट, सी कहता है आपका नॉमिनल अकाउंट, और डी कहता है आपका नन ऑफ दीज। तो ट्रायल बैलेंस, अच्छा नन ऑफ दीज कैसे हो जाएगा, लिस्ट ऑफ बैलेंस हो जाएगा, लिस्ट ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस जो हम बनाते हैं वो, अब क्वेश्चन आएगा कि ट्रायल बैलेंस क्या है, तो आपका लिस्ट ऑफ बैलेंस है किसका, तो जो लेजर हम बनाते हैं उसका, है ना। और ट्रायल बैलेंस क्या है, आपका क्या कोई अकाउंट है, नहीं, आपका ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है।
ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? तो लेजर के अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट्स लिखते हैं, है ना, यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर हम क्रेडिट लिखते हैं। यहाँ पर लेजर फॉलो का कॉलम रहेगा, तो यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट्स जो आपका है फॉलो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इस टाइप से बनाते हैं। इसमें जैसे आपका कैश अकाउंट है तो लिस्ट कैश अकाउंट में का कौन सा बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस होता है। इसके बाद मान लो कि यहाँ पर आपका कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का भी डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स है, क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज है, डेबिट बैलेंस होगा। परचेज रिटर्न है, क्रेडिट बैलेंस होगा। सेल्स रिटर्न है, डेबिट बैलेंस होगा। तो ये सब आप इस तरह से पूरा लिस्ट तैयार करते हैं। तो ये क्या है आपका पूरा हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं ना, किसका, तो जितना भी जो अकाउंट है लेजर में सबका यहाँ पर लिस्ट है। जिसका डेबिट बैलेंस होगा डेबिट साइड, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में। तो ये क्या है आपका लिस्ट ऑफ बैलेंस है। या फिर आपको बोलिए कि ट्रायल बैलेंस क्या है, तो ट्रायल बैलेंस आपका स्टेटमेंट है ना। क्या है आपका ट्रायल बैलेंस, एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, पर डेबिट क्रेडिट लिखा आपने, सो ये डेबिट क्रेडिट का हम जो लेजर में हम ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट कर दिए हैं उसके बैलेंस को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पे हम कोई डेबिट क्रेडिट कर नहीं रहे हैं कि इसका डेबिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, या ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। और ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस बिल्कुल टैली करना चाहिए, यानी 10,000 अगर डेबिट है तो 10,000 क्रेडिट होगा, ये ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट होता है। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो उस केस में जबरदस्ती इसको टैली कराने के लिए हम डेबिट साइड या क्रेडिट साइड हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे, और अगर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो फिलहाल अभी लिस्ट ऑफ बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस क्या है, तो एक आपका स्टेटमेंट है। और एग्रीमेंट क्या है ट्रायल बैलेंस का कि डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को, लेजर के अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो इसमें से पर्सनल रियल नॉमिनल कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है बल्कि स्टेटमेंट है, इसलिए लिस्ट ऑफ बैलेंस है इसमें। ठीक है, इसका आगे तो आएगी आपका कि ट्रायल बैलेंस क्या है, तो आपका स्टेटमेंट है। ये तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट। बी आप पूरा लिखिएगा, अकाउंट्स लिखिएगा क्या आप लोगों से देखना है। सी है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट, और डी कहता है लेजर। तो सही होगा आपका एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है ना, जिसमें हम कोई डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहे हैं लेजर की तरह। लेजर की तरह कोई डेबिट क्रेडिट नहीं, यहाँ भी हम डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहे हैं। अकाउंट में तो हम डेबिट क्रेडिट करते ही हैं, स्टेटमेंट है उसमें हम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस पे लिखते हैं। हम ये डिसाइड नहीं करते हैं उसमें कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, सिर्फ उसका एक स्टेटमेंट है जो आप लेजर का जो लेजर के अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है ना। 10 नंबर। इसके बाद 11 क्या कहता है, फटाफट हम सॉल्व करेंगे। बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट इज ऑलवेज, जो आपका एसेट है उसका हमेशा बैलेंस क्या होता है आप जानते हो, ये है आपका डेबिट बैलेंस, बी है आपका क्रेडिट बैलेंस, सी है आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों, और फिर डी कहता है नन ऑफ दिस। हो जाएगा आपका डेबिट बैलेंस। कोई भी एसेट जो है वो हमेशा उसका आपका डेबिट बैलेंस ही होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है।
जैसे अगर कैश की बात करें तो कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। कोई एसेट है अगर उसका हमेशा डेबिट बैलेंस है। क्यों होता है आपका हमेशा डेबिट बैलेंस? देखिए कैश अब डेबिट बैलेंस क्या होता है, तो रियल अकाउंट के रूल से चलते हैं। रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out। यही है, यानी कोई भी जब एसेट आता है बिजनेस में, चाहे कैश हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे आपका फर्नीचर हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, जब कम्स इन का मतलब जब बिजनेस में आया है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब जाता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कहने का मतलब कि कोई भी बिजनेस में एसेट वगैरह जो है या कैश हो, हमेशा उसकी अवेलेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि आपका बिल्डिंग खत्म हो गया, जब बिल्डिंग खत्म हो गया तो देखिए जो भी आया है बिजनेस में, चाहे देखो कैश अकाउंट की बात करते हैं पहले, यही से आपको सब समझाने हैं। हमेशा बिजनेस में कैश की अवेलेबिलिटी होती है। अगर आप कैश नहीं मेंटेन करोगे, है ना, तो क्या आपका बिजनेस चलेगा? डे टू डे एक्सपेंसेस कहाँ से मेंटेन करोगे? इसीलिए हमेशा जैसे कैश आपका तो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस मतलब 10,000 इधर है तो आपका पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपने डेबिट किया 10,000 रुपए को, आपने मान लो खर्च किया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना खर्च किया, 2,000 रुपए, तो 8,000 रुपए बैलेंस बचा। ये 8,000 रुपए क्रेडिट साइड में जो आपने लिखा है बैलेंस के तौर पे, ये कौन सा बैलेंस है? ये आपका डेबिट बैलेंस है। लिखा है आपने क्रेडिट साइड में बैलेंस के लिए, लेकिन ये आपका डेबिट बैलेंस है। तो देखिए हमेशा जो भी आपका कैश हो, चाहे कोई भी एसेट हो, हमेशा आपका डेबिट बैलेंस इसलिए शो करता है क्योंकि जैसे बिल्डिंग है, तो क्या बिल्डिंग खत्म हो गया? क्या बिल्डिंग आपने बेच दिया? नहीं, बिल्डिंग को तो आप बिजनेस चलाने के लिए रखते हो, इसलिए बिल्डिंग हमेशा आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा। कैश अकाउंट की बात करेगा तो क्या कैश खत्म हो जाता है बिजनेस में, नील बटा सन्नाटा, तो कैश नहीं हो तो बिजनेस कैसे करोगे? इसलिए इसका भी कोई ना कोई बैलेंस होता है। कैसा बैलेंस होगा? जाहिर सी बात है डेबिट बैलेंस ही होगा आपका। तो कोई भी आपका एसेट हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे प्लांट एंड मशीनरी हो, है ना, चाहे फर्नीचर हो, जो भी आपका एसेट होता है उसका जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, यानी उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है, वो बिजनेस में हमेशा रहता है, इसलिए हमेशा उसका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। और डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अभी क्वेश्चन को मॉडल सेट को सॉल्व करना है, जितना में आपकी समझदारी हो जाए उतना ही अभी समझना जरूरी है। 11 के बाद 12 डेप्रिसिएशन इज, डेप्रिसिएशन क्या है आपका, इज अ, ये क्या है आपका एक्सपेंस लिखा है ना, क्या लिखा है, पहला है एक्सपेंस, बी नंबर लिखा है प्रोविजन, सी नंबर लिखा है इनकम, इनकम तो कतई नहीं है, और इसके बाद डी है नन ऑफ दिस, ये होगा आपका एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस भी कैसा, नॉन कैश एक्सपेंसेस। कैसा है डेप्रिसिएशन, तो नॉन कैश एक्सपेंस आपका। देखिए डेप्रिसिएशन जैसे आपका ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कोई भी बिल्डिंग है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन होता है, करंट एसेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता है। और फिक्स एसेट में कैसे डेप्रिसिएशन होता है, तो फिक्स्ड एसेट दो कैटेगरी में पहले बांटा गया है। एक आपका बांटा गया है टैंजिबल फिक्स एसेट और एक है आपका इनटैंजिबल फिक्स एसेट। इनटैंजिबल फिक्स एसेट का जब वैल्यू कम होता है तो उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं, उसको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन को ही अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। खैर उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, फिर आज क्वेश्चन पूछना है। डेप्रिसिएशन जैसे बिल्डिंग, अब बिल्डिंग बन गया तो बिल्डिंग का एक एस्टिमेटेड लाइफ भी होगा, और धीरे धीरे बिल्डिंग क्या होगा, समय के साथ कमजोर होगा। आप बाइसाइकिल खरीदते हो, समय के साथ उसका वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है, वो डिक्रीज करता है उसका वैल्यू, है ना, डिटोरिएट करता है उसका वैल्यू, गिरता है उसका वैल्यू। तो बताइए कि जब आपने बाइसाइकिल खरीदा था 5,000 रुपए का चमचमा था, तो उस समय 5,000 वैल्यू था। एक साल के बाद अगर आप बेचोगे तो क्या आपको 5,000 ही मिलेगा? नहीं, हो सकता है कि 3,000 रुपए मिले। तो 2,000 से आपका साइकिल डेप्रिसिएट कर गया, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अब साइकिल जो डेप्रिसिएट किया, 5,000 का आपने बाइसाइकिल खरीदा था और 3,000 में बेचा, है ना, बेचा कितने में, 3,000 में, तो वैल्यू कितने से गिरा, 2,000 से। ये क्या है आपका
डेप्रिसिएशन है आपका, यहाँ पर डेप्रिसिएशन है। 2000 से आपका वैल्यू कम हो गया आपके एसेट का, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और क्या बताइए कि बाइसाइकिल से क्या 2000 रुपये गिर गया कि समय के साथ कम हो गया? समय के साथ कम हो गया, साइकिल से 2000 रुपये गिरा नहीं। तो एक्सपेंस तो है, अकाउंटिंग में इसको एक्सपेंस माना गया है, लेकिन कैसा है? नॉन कैश एक्सपेंस। क्या 2000 रुपये गिर थोड़ी गया पॉकेट से, कहीं चला थोड़ी गया, कैश का आउटफ्लो थोड़ी हुआ, नहीं हुआ, इसलिए वो आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। यानी एक्सपेंस तो है, इससे आपको प्रॉफिट लॉस में इसको डेबिट तो करोगे, इससे आपका जो है इनकम तो घटेगा, लेकिन कैश कहीं बाहर नहीं जाएगा। इसलिए डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है और कैश एक्सपेंस है, तो आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपेंस है। प्रोविजन क्यों नहीं है आपका यहाँ पर? हो गया क्योंकि देखिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स तो बनाते हैं, प्रोविजन हम नॉन लायबिलिटी के लिए बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है एग्जैक्टली आपका क्या होना चाहिए? तो आपका यहाँ पर एक्सपेंस होना चाहिए। देखिए हो सकता है कि ऑप्शन में आपको ऐसा दिखे कि कोई 2 चीज सही है या कोई 3 चीज सही है, या अगर ऑप्शन में आपको लगता है कि चारों सही है, तो आपको कौन सा आंसर को टिक करना है? उस आंसर को टिक करना है जो आपके क्वेश्चन के लिए सबसे नजदीक है, मतलब जो क्वेश्चन का आंसर के लिए जो सबसे नजदीक होगा उसको आपको यहाँ पर टिक करना होगा। तो सबसे नजदीक हमको यहाँ पे लग रहा है एक्सपेंस है, कैसा एक्सपेंस है? तो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंस होगा। बाकी हम प्रोविजन क्यों बनाते हैं? किसी भी नोन लायबिलिटी को जानने के लिए प्रोविजन बनाते हैं, और किसी अननोन लायबिलिटी के लिए हम यहाँ पे रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। और इनकम तो पता ही हो नहीं सकता है। इसके बाद है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, ये 12 था। अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन। तो आपका एसएलएम मेथड है, एसएलएम मेथड का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का अलग अलग नाम है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या है? तो उसका आपका हो गया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ये आपका हो सकता है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ये हो सकता है, ये सब कुछ आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये भी सारे होता है, उसमें सब कुछ होता है। चलिए, तो 13 नंबर होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल आपका कॉस्ट मेथड, है ना, ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट मेथड जो भी आपका। तो उसमें आपका डेप्रिसिएशन गोज ऑन कैसा होता है? एक आता है आपका डिक्रीजिंग, बी कहता है आपका इंक्रीजिंग, सी कहता है आपका कांस्टेंट, और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस, ठीक है ना। चलिए, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, मान लो कोई एसेट है आपका 10,000 रुपए का, एसएलएम मेथड से, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। तो 10,000 रुपए आपका है कोई एसेट का दाम। 10,000 में एसेट का दाम क्या है? क्या इसका मार्केट वैल्यू को हम लेंगे? नहीं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने का आपने एसेट किया उतने ही रिकॉर्ड करो। तो मान लो कि हमने एक फर्नीचर 10,000 रुपए का खरीदा, अब ये डेप्रिसिएट करेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मान लो है आपका 10% पर एनम, ये दिया गया। तो पहला साल कितने से डेप्रिसिएट करेगा? एसएलएम मेथड यानी आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में तो ये क्या रहेगा? पहले जान लो, कांस्टेंट रहेगा। आप देख लो, प्रूव कर लो। तो पहला साल आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलता है, यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसका एक नाम है, यानी ओरिजिनल कॉस्ट पर कोई डेप्रिसिएशन लगाना है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% लगाएंगे, तो एक साल में कितना डेप्रिसिएट कर गया? 1,000, तो 9,000 हो गया। फिर दूसरा साल, ये पहला साल का डेप्रिसिएशन था, दूसरा साल कितना डेप्रिसिएशन है? तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है, तो फिर से 10% पे 1,000 रुपए, 10,000 पे 10% 1,000 रुपए, तो दूसरा साल कितना हो गया आपका? 8,000 रुपया। फिर तीसरा साल का डेप्रिसिएशन आप हटाओ, ये हम रफली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 10,000 रुपये लगाओगे 10%, तो कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये, तो अब हो जाएगा 7,000 रुपया। इसी तरीके से चौथा साल में आप डेप्रिसिएशन करोगे तो 10,000 का 10% 1,000 होगा, हो जाएगा 6,000 रुपये। इसी तरह से करते करते जो आपका
फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है उसमें एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, है ना। तो आपको ये भी सवाल पूछ सकता है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर जो एसेट का वैल्यू है क्या वो 0 हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अब वो इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों बोलता है, देखिए जो डेप्रिसिएशन का इंस्टॉलमेंट है वो बिल्कुल फिक्स है, कांस्टेंट है एकदम, इसीलिए आपका यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो इसलिए इसको बोलता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका डेप्रिसिएशन का जो इंस्टॉलमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पे फिक्स है ना। इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए इंस्टॉलमेंट जो है वो बिल्कुल फिक्स है, इसीलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसलिए बोलते हैं कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट होता है। इसको हम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए एक स्ट्रेट लाइन में आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, पहला साल 10,000, दूसरा साल 1,000, तीसरा साल भी 1,000, चौथा साल भी 1,000, तो एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, लाइन ऊपर ना नीचे जा रहा है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसलिए इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। चलो 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसको उठाते हैं। अलग अलग मेथड है कोई डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए, बेसिकली आपको दो ही मेथड पढ़ना है, दो ही मेथड से आपका सवाल आएगा अभी, एक है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, दो ही से आपका आएगा। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन वो कांस्टेंट नहीं होता है ना, और उसका जो एसेट का वैल्यू वो भी कभी 0 इसमें नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जो इनकम टैक्स के हिसाब से आपका जो मेथड है वो आप असला मेथड नहीं है, आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड से ही आपको चार्ज करना होगा। आप चार्ज करते हो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक आपका मेथड नहीं है, आपको इनकम टैक्स के हिसाब से WDV मेथड को अडॉप्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड। अब लैंड का क्या है आपका कांस्टेंट है, यूजफुल लाइफ लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, नन ऑफ दिस। पहला कहता है कांस्टेंट, इसके बाद है आपका बी नंबर है